हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। जैसा कि मैंने आपसे अपनी वीडियो में लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब मेरा जीन पियाजे टॉपिक फिनिश हो जाएगा तब मैं आपसे जीन पियाजे के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं मैं वो आपसे डिस्कस करूंगी। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये आपके लिए मैंने उन्हीं चीज़ पे बनाई है जो जीन पियाजे के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, उन्हीं के ऊपर आज की वीडियो बेस्ड है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पियाजे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कॉग्निशन। जब मैंने आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसके आई थिंक सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही है कॉग्निशन का मीन्स। कॉग्निशन का हिंदी मीनिंग होता है संज्ञान। तो कॉग्निशन वो इसे पूछ रहा है व्हाट इज़ कॉग्निशन, मतलब कॉग्निशन क्या है। सो मैंने आपको बताया था through our knowledge what we try to understand by knowing the external world is cognition। मतलब जो भी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है हमारा उसको जानने की कोशिश करते हैं अपने वातावरण के साथ क्रिया करते हुए। जो भी हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को जानने की कोशिश करते हैं वो सब क्या कहलाता है, हमारा कॉग्निशन। कॉग्निशन का मीन्स होता है संज्ञान। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज़ कॉग्निशन। सेकंड क्वेश्चन इज़ हु इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रोपोनेंट कौन है, प्रतिपादक कौन है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था जीन पियाजे इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड क्वेश्चन इज़ विच थ्योरी इज़ गिवन बाय जीन पियाजे इन साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी में जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है या उनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीन पियाजे ने जो थ्योरी साइकोलॉजी में दी है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अगर आपको 4 ऑप्शन मिले, 4 ऑप्शन में ABCD में कुछ भी है पर एक ऑप्शन का एक आंसर लिखा हुआ होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो आपका वो जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। कोर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही वो थ्योरी है जो जीन पियाजे ने साइकोलॉजी में दी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन। मैंने आपको बताया था दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन डिस्कवरी रैदर देन सिमुलेशन। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है थ्योरी वो डिस्कवरी पे बेस करती है सिमुलेशन के अकॉर्डिंग। मतलब सिमुलेशन पे नहीं, वो डिस्कवरी पे बेस्ड होती है। मतलब खोज पे वो है, मतलब वो खोज करेंगे किसी चीज़ की तब जाकर उसके जब सही प्रूफ हो जाएगी तभी उस चीज़ को मानेंगे। अदरवाइज़ वो किसी भी बनावटी चीज़ पे या किसी फेक चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे। वो सिर्फ डिस्कवरी करेंगे। डिस्कवरी पे जो चीज़ सही प्रूफ होगी उसे ही जीन पियाजे सही प्रूफ करते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। ये क्वेश्चन आपके सामने 2 तरीके से आ सकता है। मैंने दोनों ही टाइप्स में आपको लिखा हुआ भी है। जैसे कि 6th क्वेश्चन है 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी आर गिवन बाय। मतलब पहले क्वेश्चन का ये बनता है कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितने स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, और इससे ही आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बनता है जो 4 स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो साइकोलॉजी में वो किसके द्वारा दी गई हैं। तो दोनों का मीनिंग एक ही है कि पहले का आंसर हो जाएगा 4 स्टेजेस। पूछा ना कितने स्टेजेस, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसकी होंगी 4 स्टेजेस। अगर पूछा जाए 4 स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की किसने दी है तो ये दी है जीन पियाजे ने। तो ये क्वेश्चन आपका 2 तरीके से आ सकता है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का क्वेश्चन का आंसर सिमिलर ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह से आए हमें आंसर अपना सही पता होना चाहिए। 7th क्वेश्चन बनता है हाउ लॉन्ग इज़ द पीरियड ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ जीन पियाजे। अब मैंने आपको पढ़ाते टाइम ही ये बताया था कि जीन पियाजे के जो 4 स्टेजेस हैं उनकी वो टाइमिंग एज पीरियड भी वो पूछ सकता है। तो फर्स्ट का मैंने आपको बताया था फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। कहीं भी अगर आए आपका 0 to 2 ईयर्स, 0 कोई पीरियड नहीं होता क्योंकि बच्चा जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसका जो ग्रोथ होती है वो तभी से विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए पहली जो हमारी स्टेज है वो मानी जाती है फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। वो पैदा होने से पहले ही है और 2 साल तक का जब बच्चा होता है तब तक की मानी जाती है। ठीक है, जिसका नाम हमने रखा था सेंसरी मोटिवेशनल स्टेज। ठीक है, 8th आपका क्वेश्चन बनता है। अब इसमें जैसे फर्स्ट की एज पूछ ली, वो सेकंड की पूछ सकता है, थर्ड की पूछ सकता है, फोर्थ की पूछ सकता है। तो इसलिए हमें चारों स्टेजेस की एज पीरियड हमें पता होना चाहिए। एट वॉट स्टेज डज द चाइल्ड डेवलप इमोशन। अब मैंने आपको बताया था जो उसकी सेंसरी मोटिवेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चे के इमोशंस डेवलप हो जाते हैं। मतलब बच्चा समझने लगता है कि कौन उसको प्यार दिखा रहा है, कौन गुस्सा दिखा रहा है। तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ शो करने लगता है। मतलब जो इमोशंस हैं बच्चे के वो डेवलप हो जाते हैं उसकी फर्स्ट स्टेज में।
एट वॉट स्टेज इज़ देयर अ लैक ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी इन द चाइल्ड, मतलब चाइल्ड के अंदर, बच्चे के अंदर कॉग्निटिव मैच्योरिटी कौन सी एज में होती है? तो बच्चे के अंदर कॉग्निटिव मैच्योरिटी की लैक जो होती है, मतलब लैक मीन्स कमी होती है, वो 6 ईयर्स की एज में होती है, जो हमारी काउंट होती है सेकेंड स्टेज में। जो प्री ऑपरेटिव स्टेज होती है उसमें बच्चा जो होता है वो 2 से 7 साल तक का बच्चा होता है, और जब 6 साल का बच्चा होता है तो 6 साल के बच्चे में क्या होता है? लैक ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी। 10 क्वेश्चन इज एट वॉट स्टेज डज द चाइल्ड शोज डिफरेंट मेंटल टैलेंट्स। अब जो बच्चा है वो अलग अलग तरीके के मेंटल टैलेंट्स जो है वो कौन सी एज में दिखाना स्टार्ट करता है? वो करता है 3rd स्टेज में, दैट इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का बच्चा होता है और वो अलग अलग अपने मेंटल टैलेंट्स शो करने लगता है। एट वॉट स्टेज डज द चाइल्ड बिकम सेल्फ सेंटर। जब बच्चा सेल्फ सेंटर हो जाता है, सेल्फ सेंटर का मीन्स बच्चा आत्म केंद्रित हो जाता है, तो उसमें क्या, वो कौन सी स्टेज है? वो बच्चे की सेकंड स्टेज है, जिसमें बच्चा 2 से 7 साल का है। जो स्टेज का नेम क्या है? प्री ऑपरेटिव स्टेज। मतलब इसमें बच्चा सेल्फ सेंटर हो जाता है, वो अपने से ही रिलेटेड सोचने लगता है, अपने अंदर गुम, मतलब कि वो होता है ना, सेल्फ सेंटर तरीके से अपने अंदर सोचता है, अपने बारे में सारी चीज़ें, वो किससे डिस्कस भी नहीं करता, अपने अंदर में गुम रहता है वो, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चा सेकंड स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज इज नोन एज एसिमिलेशन, वेयर एज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग आर स्कीमा टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट इज़ नोन एज एकोमोडेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब कोई हमारी जो पुरानी हमारी नॉलेज है, पुरानी हमारी स्कीमा है, उसमें हम न्यू स्कीमा या न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं अपनी जो मौजूदा हमारी नॉलेज है उसके अंदर, तो वो कहलाता है एसिमिलेशन। मतलब कुछ ऐड करना, नई चीज़ ऐड करना या कॉपी करना, मैंने आपको बताया था, वो कहलाता है एसिमिलेशन। अब किसी ने मेरी जो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी स्कीमा से रिलेटेड जो मैंने वीडियो डाली हुई है पहले, वो उसे पढ़ सकता है। उसमें स्कीमा फ्रॉम मीनिंग टू टाइप्स तक सारी मैंने डिस्कस की है, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। वेयर एज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग आर स्कीमास टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट्स इज़ नोन एज एकोमोडेशन। मतलब उसी में कुछ चेंज करना या उसको न्यू स्कीमा एडजस्ट करना, मतलब जैसे पुरानी स्कीमा में जो थी हमारी, जो पुराना हमारी नॉलेज थी जो मौजूदा है, उसमें नई नॉलेज को ऐड करना एसिमिलेशन हो गया। और उस जो प्रोसेस है ऑफ एडजस्टिंग आर स्कीमा टू फिट, तो जो हमारा एक प्रोसेस होता है उस न्यू इन्फॉर्मेशन को पुरानी में एडजस्ट करने का, फिट करने का, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एकोमोडेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग implication cannot be derived from Piaget's theory of cognitive development। अब इसमें हमें पता लगाना है जो implications हैं वो कौन सा नहीं है, मतलब निहितार्थ है जो जीन पियाजे के cognitive development से related नहीं है। फर्स्ट इज़ acceptance of individual differences, sensitivity of the children's readiness to learn, discovery learning, need of verbal teaching। मतलब एक जो बच्चा है वो उसमें किस चीज़ की, उसके मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी जीन पियाजे ने दी है उसमें कौन सा अर्थ इनमें से निहितार्थ नहीं है, तो वो है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग। मतलब जीन पियाजे बोल रहा है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ है जो नेसेसरी है लर्निंग के लिए। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय द लर्नर्स, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द एडल्ट्स, बिलीफ इन इमैनेंट जस्टिस, रेनफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। आपको एक काम करना होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जा रहा है उसके आपको सारे ऑप्शन पहले तो ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। फिर जो करेक्ट में नहीं निकलता है आपको उस पर टिक करना है। यहाँ मैंने पहले ही टिक किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जो दिख रहा है वो सही मान लो। पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ो, उसके बाद में जो सही लगता है उस पर करेक्ट करना है हमें। तो लर्नर्स के लिए नेसेसरी क्या है, क्या उसके लिए नेसेसरी है कि बड़ों का बिहेवियर को वो ऑब्ज़र्व करे, इमैनेंट जस्टिस जो है उसके ऊपर बिलीव करे, जो उसको जो रेनफोर्समेंट है, जो
टीचर्स और पेरेंट्स के थ्रू दिया जा रहा है उसके द्वारा वो पढ़ाई अच्छी करता है, या वो तब करता है जब वो एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। मतलब एक बच्चा जो कि सक्रिय रूप से अपने जो आसपास का वातावरण है उसकी खोज करता है, उसे जानने की कोशिश करता है, तो तभी तो बच्चे का मन करता है पढ़ने का। तो एक लर्नर के लिए ज़रूरी है अपने आसपास के वातावरण की खोज करना, उसके बारे में समझना। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स दैन इन, मतलब बच्चे की जो थिंकिंग है वो एडल्ट से डिफ़र होती है। कब फर्स्ट इज साइज़ एंड करेक्टनेस, अमाउंट एंड काइंड एंड अमाउंट, साइज़ एंड टाइप। तो बच्चे की जो सोच होती है वो अलग होती है काइंड से, ना कि अमाउंट से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर्स इज़ इन डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब जो बच्चा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अगर बच्चा है 2 से 7 साल का, तो वो कौन सी स्टेज में रखा गया है। अब ये मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, या प्री ऑपरेटिव स्टेज या प्री ऑपरेशनल स्टेज। मतलब बच्चा को 2 से 7 साल का बच्चा की कौन सी एज में होता है, प्री ऑपरेटिव स्टेज में या प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। अब मैंने अभी ये कोई सी भी एज देख के आपसे स्टेज पूछ सकता है, स्टेज देख के पूछ सकता है कि वो कौन सी एज है, तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है एग्ज़ाम में। According to Piaget's stage of cognitive development, the sensory motivational या sensory motor stage is associated with, मतलब जो sensory motivational stage है वो associate होती है किसके साथ। First is ability to solve problems in logical fashion, concerned about social issues, ability to interpret, analysis options, imitation, memory and mental representation। अब जो छोटा बच्चा है वो बर्थ टू 2 ईयर्स का है, वो ये सब चीज़ें आएंगी उसे। एक्टिविटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, वो सोशल इश्यूज से कंसर्न नहीं रख सकता। उसमें क्या होता है, एनालिसिस, ऑप्शंस को एनालिसिस करने की, इंटरप्रेट करने की एबिलिटी नहीं होती। उसमें क्या होता है, इमिटेशन क्या होता है, इमिटेशन होता है किसी की नकल करना है, किसी की चीज़ को दोहराना। मेमोरी एंड द मेंटल रिप्रेजेंटेशन, तो बच्चा क्या करता है, नकल करता है। नकल कर जो आप उसके सामने करोगे, उसे सिखाओगे, वो वही चीज़ देखेगा, उसे कॉपी करेगा और आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सेंसरी मोटिवेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर क्वालिटी होती है। तो मतलब ये हमें क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो हमें हर एज पढ़नी है, हर एज उसमें हर स्टेज पढ़नी है, हर स्टेज में जो भी एज दी हुई है उस एज को याद करना है। उस एज में, उस स्टेज में बच्चे में क्या क्या क्वालिटी आती हैं, बच्चा क्या क्या चीज़ें शो करता है, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होते हैं, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस उसके बेस पे हमारे आसानी से हमारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। इन्हें अलग से रटने मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चिल्ड्रंस एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू, मतलब जो बच्चे सक्रिय रूप से या सक्रिय खोज करता होते हैं या सक्रिय रूप से जानने की कोशिश करते हैं अपने वर्ल्ड को, ये किसने बोला है, ये बोला है जीन पियाजे ने। तो कहीं भी अगर आए ना कि सक्रिय रूप से बच्चा एक वैज्ञानिक होता है या खोज करता होता है अपने वातावरण को जानने के लिए, तो ये सब ये दिया हुआ है जीन पियाजे ने। ये बच्चे को एक सक्रिय वैज्ञानिक भी जीन पियाजे ने माना हुआ है, ठीक है। 4 distinct stages of children's intellectual development are identified, मतलब ये जो 4 स्टेजेस दी गई हैं, फिर से अगेन वही क्वेश्चन आता है, अलग तरीके से दे दो मीनिंग तो वही निकलेगा। तो मतलब इस 4 स्टेजेस जो चिल्ड्रन की है वो किसके द्वारा दी गई है, वो दी गई हैं जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है। रटने इस चीज़ को तो अपने माइंड में रट लो, बैठा लो कि जीन पियाजे ने ही 4 स्टेज दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। According to Piaget, children are in concrete operational stage have difficulty with, जो बच्चा concrete operational stage में होता है वो डिफ़िकल्टी होती है उसे किस चीज़ में, पर्सपेक्टिव टॉकिंग में, डिडक्टिव लॉजिक में, इंडक्टिव लॉजिक में या कन्वर्सेशन में, उसको प्रॉब्लम होती है किस चीज़ में, कंडक्टिव लॉजिक में, ठीक है। जीन पियाजे वॉज, अगर हम किसी भी राइटर को, किसी भी साइकोलॉजिस्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि वो रियलिटी में वो है क्या, मतलब वो क्या चीज़ शो करता है, वो किस चीज़ पे बेस्ड अपना वर्क करता है, हमें ये पता होना चाहिए।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जीन पियाजे पे। वो क्या थे, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे या जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, वो ये थे। अब इसमें हमें क्वेश्चन से, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये पता ही इससे मीनिंग निकलता है कि जीन पियाजे क्या थे। तो जीन पियाजे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे, ठीक है। पियाजे assume that children are dash in constructing understanding of the world। मतलब जो बच्चे हैं वो किस तरह से वो कैसे एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, वो कैसे होते हैं जब वो वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, मतलब वो अपने चारों तरफ के वातावरण को जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा कैसा होता है या उसे कैसा होना चाहिए, तो जीन पियाजे ने बोला वो एक्टिव होना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि एक्टिव जो खोज करता है वो ही जीन पियाजे ने बताया। बच्चे को सक्रिय वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने दर्शाया कि मतलब एक बच्चा एक एक्टिव रूप में अपने वातावरण को जानने की कोशिश करता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए जो कि जीन पियाजे पे बेस्ड थे। अब जीन पियाजे टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ अलग चीज़ मुझे मिलती है तो मैं वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। अब इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी कोहलबर्ग, ठीक है। अब वो कोहलबर्ग साइकोलॉजिस्ट है हमारे, उन पे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी। सो मैं सोचती हूँ अब आपको जीन पियाजे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो जो भी मेरी वीडियोस है जीन पियाजे के ऊपर रिलेटेड है, हर थ्योरी पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, मॉरल डेवलपमेंट पे या फिर स्कीमा पे, तो उसको बार बार देखो, समझने की कोशिश करो। एक एक चीज़ समझोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आई थिंक कि मेरे एफर्ट आपको सीरियसली अच्छे लगे होंगे। आपको जितना मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। सो एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मेरी वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। और अगर मेरे एफर्ट आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब द चैनल। एट लास्ट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।